आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के हिंदी गोधुली भाग 2 के काव्य खंड स्वदेशी पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं इस पाठ का शीर्षक है स्वदेशी और इस पाठ के कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म 1 सितंबर 1855 में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1922 में हुई थी। इसके बाद हम लोग कवि बद्री नारायण प्रेमगन के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन भारतेंदु युग के कवि रहे हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस युग के कवि थे, तो इसका आंसर होगा भारतेंदु युग के कवि थे। इसके बाद कवि प्रेमगन पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के काफ़ी प्रभाव पड़ा है, चाहे वो इनके जीवन से हो या फिर उनके काव्य से संबंधित हो, किंतु इनके जीवन पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। 1874 में कवि प्रेमगन ने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि इन्होंने मिर्ज़ापुर में एक रसिक समाज की स्थापना की थी। इनके द्वारा एक मासिक पत्र जिसका नाम आनंद कादम्बिनी था उसका प्रकाशन किया गया और साथ ही नारी नीरद नाम का एक साप्ताहिक पत्र का भी इनके द्वारा संपादन किया गया। इसके बाद हम लोग कवि प्रेमगन की प्रमुख रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी प्रमुख रचना रही है भारत सौभाग्य, प्रयाग समागमन और जीर्ण जनपद काव्य रहा है। कवि प्रेमगन के बारे में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि कवि बद्री नारायण प्रेमगन की रचनाएं किस भाषा में रही है। तो प्रेमगन की ज़्यादातर रचनाएं जो है अवधी एवं ब्रज भाषा में रही है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कविता स्वदेशी के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इस पाठ के द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि आज वर्तमान समय में मानव की सोच किस प्रकार की हो गई है, यानी आज वर्तमान समय में इंसान की मानसिकता का वर्णन किया है कवि ने। और कवि ने बताया है कि आज हमारे समाज के बहुत ऐसे लोग रहे हैं जो कि स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करना पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनका आचरण जो है स्वदेशी वस्तुओं को छोड़कर विदेशी वस्तुओं को अधिक महत्व दे रहा है। वे स्वदेशी वस्तु का कम से कम और विदेशी वस्तु का बहुत ज़्यादा मात्रा में महत्व दे रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। यही इस पाठ में कवि ने दर्शाया है। तो अब हम लोग कविता की पंक्तियों के द्वारा इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। पहले पंक्तियों में कहा गया है सवे विदेशी वस्तु नरगति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। तो दिए गए पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आज बाजार में सिर्फ विदेशी वस्तु ही दिखाई देती है। यानी कवि बहुत ही आश्चर्य में होकर कहते हैं कि आज भारतीय बाजार में हमें विदेशी वस्तु ही दिखाई दे रही है। आज हम भारत में मनुष्य को देखते हैं तो भारतीय लोग का चाल चलन, उनके रीति रिवाज सभी बदल गए हैं, सभी विदेशी हो गए हैं। कवि कहते हैं कि मुझे आज भारत में भारतीयता दिखाई ही नहीं देती है, यानी मैं भारत में रह रहा हूँ फिर भी मुझे भारतीयता दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमारे देश में रहने वाले लोग आज विदेशी चाल चलन रीति रिवाज इत्यादि को अपना रहे हैं, इसलिए मुझे कहीं पे भी भारतीयता दिखाई नहीं दे रही है। आगे के पंक्तियों में कवि ने कहा है मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू किधो के हैं क्रिस्तान। अब इस पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि आज के वर्तमान समय में किसी मनुष्य को देखकर कोई पहचान नहीं सकता कि सामने वाला मनुष्य जो है वो कौन है, क्या वो हिंदू है कि क्या वह मुसलमान है या कोई वो क्रिश्चियन है या फिर ईसाई है। ठीक है, यानी कि मनुष्य पहचान ही नहीं कर पा रहा है कि इंसान जो है वो हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है, क्योंकि अंग्रेजी सभ्यता के कारण सभी लोग विदेशी रंग में रंग चुके हैं, जिस कारण से भारतीय लोग की पहचान कर पाना और भारतीयों को समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है और ऐसा लगता है कि सभी विदेशी बन गए हैं। आगे के पंक्तियों में कवि कहते हैं पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन परदेश की गति इन्हें अति भाए। तो इस पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि आज हमारे भारतीय लोग विदेश की विद्या सीख रहे हैं और उनकी विदेश की विद्या प्राप्त करने के कारण
उनकी बुद्धि, उनके चाल चलन, उनके रीति रिवाज, परंपरा, ये सभी चीज़ विदेशी हो गए हैं। वे विदेशी चाल ढाल को अपनाते हैं, उनकी सभी काम जो है विदेशी तरीके से होती है। इन सभी कारणों से उन्हें अब विदेशी चीज़ ही बहुत पसंद आ रही है। यानी उन्हें आज के समय में विदेशी विद्या पाने के कारण, विदेशी तरीके सीखने के कारण अब उन्हें विदेशी चीज़ ही पसंद आती है। उन्हें भारतीय चीज़, भारतीय भाषा और संस्कृति, इन सभी चीज़ों का उन्होंने त्याग कर दिया है। तो ये काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि हम भारतीय लोग अपनी ही भाषा संस्कृति का त्याग कर किसी दूसरे की भाषा और संस्कृति को अध्ययन कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आगे के पंक्तियों में कवि कहते हैं, ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीय लेस। तो इस पंक्ति के द्वारा कवि प्रेमघन कहना चाहते हैं कि आज भारतीय बाजार में सिर्फ अंग्रेजी वस्तु और अंग्रेजी माल, मतलब अंग्रेज का अंग्रेजी वस्तु ही है। पूरा बाजार में सिर्फ अंग्रेजी माल ही पसरा है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे देश के वस्तुओं का नाश हो गया है। जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के विदेशी वस्तु देखने को मिलते हैं और उसकी तुलना में हमारी देसी वस्तुएं काफ़ी कम है। ऐसा लगता है बाज़ार में देसी वस्तु का नाश हो गया है, क्योंकि लोग जो है वो विदेशी वस्तु को खरीद रहे हैं। इस कारण से बाज़ार में विदेशी वस्तु ही मिलती है। तो कभी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि देसी वस्तु का नाश हो गया। आज ऐसा समय का अनुभव होता है जैसे कि हमारा देश ही विदेश बन गया है और हमारे भारतीय भाई लोग, सभी लोग जो है वो भारतीय वस्तु का उपयोग करने से ही दूर भागते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय वस्तु अच्छी नहीं है और वो भारतीय वस्तु का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसे दर्शाते हुए कवि काफ़ी दुखी होते हैं। आगे कवि कहते हैं, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। दिए गए पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि आज हमें हमारे भारत में ऐसे भारतीय भी दिख जाएंगे जिन्हें हिंदी तक बोलनी नहीं आती, यानी उन्हें हिंदी बोलना भी नहीं आता और ना ही वो हिंदी भाषा को समझते हैं। वे लोग अपनी सुख सुविधा के लिए अंग्रेजी भाषा का ही व्यवहार करते हैं और वो लोग अपने आप को अंग्रेजी भाषा बोलकर ही काफ़ी खुश महसूस करते हैं और अंग्रेजी भाषा का ही व्यवहार करते हैं। कभी ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी भाषा को बोलने में हिंदी की तुलना में ज़्यादा खुशी मिलती है और ये लोग अपने आप को महान दर्शाने के लिए हिंदी भाषा की जगह पे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये काफ़ी दुख की बात है। तो अब आगे की पंक्तियों में कहा गया है, अंग्रेजी वाहन वसन, बेस रीति ओ नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल, वस्तु देश विपरीत। दिए गए पंक्ति का अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं कि क्योंकि भारतीय लोगों ने आज अंग्रेजी सभ्यता को अपना लिया है, विदेशी परंपरा सभ्यता को अपना लिया है, जिस कारण से इनकी मनोदशा, इनकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। आज इन्हें विदेशी वाहन पसंद है, विदेशी कपड़े पसंद हैं, इनकी वेशभूषा विदेशी हो गई है, इनके रीति रिवाज विदेशी हो गए हैं। इन सभी की तुलना में आज हमारे भारतीय वस्तुओं का त्याग हो गया है, भारतीय रीति रिवाज नहीं रही है और भारतीय वस्त्र का भी अपमान हो रहा है। तो कवि कहते हैं कि आज हमारे देश में रहने वाले सभी भारतीय लोगों की इच्छा ही विदेशी हो गई है और अब उन्हें भारतीय चीज़ पसंद नहीं आ रही है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। आगे की पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि आज हमारे देश के लोगों की मानसिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है, काफ़ी ख़राब हो गई है। आज हमारे देश के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हिंदुस्तानी कहलाना या हिंदुस्तानी शब्द सुनने में काफ़ी लज्जा आती है, काफ़ी घृणा होती है, काफ़ी वो अपने आप को काफ़ी लज्जित अनुभव करते हैं जब उन्हें कोई हिंदुस्तानी या उनके सामने कोई हिंदुस्तान शब्द का नाम लेता है। आज हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं और ये हमारे लिए बहुत ही दुख का बात है। कवि कहते हैं कि इन्हें ऐसे शब्द सुन के शर्म आ जाती है। ये लोग स्वदेशी वस्तु से घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जैसा कि कवि ने कहा है, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, मतलब कवि कहना चाहते हैं कि ये लोग आज स्वदेशी वस्तु को, जब ये किसी स्वदेशी वस्तु को देख लेते हैं तो इन्हें ऐसे लगते हैं जैसे कि इन्हें
इस वस्तुओं से घिरना है। तो उस तरीके से, उस भावना से जो है ये भारतीय वस्तु को देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे की पंक्तियों में कहा गया है, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। अब कवि कहते हैं कि जिस तरीके से अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेज का शासनकाल हमारे देश में रहा था और अंग्रेज ने अपनी व्यापारिक प्रगति के लिए भारतीय उद्योग का नाश किया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि अंग्रेज ने अलग अलग प्रकार के मशीन और फैक्ट्री लगाकर भारतीय लघु उद्योग को, गृह उद्योग को नष्ट कर दिया था। तो कभी उसी पर कहते हैं कि आज के समय में अंग्रेज ने अपने व्यापारिक प्रगति के लिए भारतीय उद्योग का नाश कर दिया। इस उद्योग के नाश होने के कारण आज पूरे बाज़ार में, सिर्फ हाट बाज़ार में सिर्फ विदेशी माल भरा है और इस विदेशी माल को बेचने वाले और कोई नहीं, हमारे भारतीय व्यापारी हैं। क्योंकि बाज़ार में लोग जो है विदेशी वस्तुओं को खरीद रहे हैं और उन्हें ही खरीदना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में कभी कहते हैं कि हमारे भारतीय लोग ही बानक बन गए हैं। बानक का मतलब होता है व्यापारी। हमारे भारतीय लोग ही व्यापारी बनकर इन वस्तुओं को बेच रहे हैं। अब हमारा आगे का पैराग्राफ पंक्तियों में कहा गया है, जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे या कैसी खाम ख्याली। अब इस पंक्तियों के द्वारा कवि भारतीय नेताओं के बारे में कहते हैं कि हमारे देश की कमान ऐसे लोगों के हाथ में है जो खुद कमज़ोर विचार के हैं। इनके विचार कमज़ोर हैं, ये किसी भी मुद्दे पर ज़बरदस्त रूप से फैसला नहीं ले सकते हैं। इन्हें दूसरे लोगों की राय की आवश्यकता है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे लोग देश की व्यवस्था क्या कर पाएंगे जिनका खुद का विचार जो है कमज़ोर है, जो अपने फैसले सही तरीके से नहीं ले सकते हैं। वह लोग हमारे देश की व्यवस्था को, हमारे देश की सुरक्षा को किस प्रकार से सही तरीके से चला पाएंगे, जिन्हें खुद पर भी विश्वास नहीं है। इसी को एक नाटकीय रूप देते हुए कवि कहते हैं, जिनसे अपनी धोती नहीं संभलती वो देश का प्रबंध क्या कर पाएंगे। आगे के पंक्तियों में कहा गया है, दास वृत्ति की चाह चहू दिसी चारहू बड़न बढ़ाली, करत खुशामत झूठ प्रशंसा मानहू बने डफाली। तो कवि कहते हैं कि आज हमारे देश में लोगों में दास वृत्ति की चाह गई है। आज हमारे देश में रहने वाले लोग अपने फ़ायदा के लिए लोगों की दास वृत्ति पर भी उतारू हो गए हैं। अगर किसी से हमें लाभ है तो उसके लिए लोग जो है उनकी दास तक बनने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो अपने काम को पूरा कराने के लिए लोगों की झूठी प्रशंसा का ढोल पीटते हैं, यानी डफाली की तरह जो है ढोल पीटते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसे लोग में खुद का व्यक्तित्व का नाश हो गया है। इन लोगों में खुद का व्यक्तित्व नहीं है, इनके खुद के व्यक्तित्व का नाश हो गया है, जिसके कारण ये डफाली की भांति लोगों की चाटुकारिता कर रहे हैं, झूठी प्रशंसा कर रहे हैं और उनके आगे पीछे अपने लाभ के लिए दास वृत्ति पे उतारू हो गए हैं। तो इस पाठ के द्वारा कभी हमें यही कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमें भारतीय चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम भारतीय वस्तु का उपयोग करेंगे तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक हो सकती है और हमारा देश विकसित हो सकता है। तो इसलिए हमें या आप सभी लोगों को भारतीय वस्तु का ही उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भारतीय वस्तु का उपयोग करना चाहिए। और हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, ये सभी चीज़ जो है अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हमें अपने देश के महत्व को समझना चाहिए और अपने देश के बारे में सबसे पहले अपने देश का विकास के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद ही किसी नई चीज़ को सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पाठ समझ में आ गया है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। मैंने इस क्लास के सारे श्लोक का अर्थ बता दिया, आपको सारे पंक्तियों का अर्थ बताया है। आप इससे नोट्स बना लें, साथ में इसका अर्थ भी लिख के दिया, आप इसका नोट्स बना लें और इसे लगातार पढ़ें।